वो मैंने आपको समझाया था, कैलकुलेट किया था कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर पूरे को डिवाइड करते हैं हम रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर। अगर आपको याद हो करता है फॉर्मूला देखिए, तो वो उसकी बेस पे जल्दी डिवाइड की जाती है, ये हमने कंप्लीट करना है। तो ये एफ और आर स्क्वायर के दरमियान जो रिलेशनशिप ये फार्मूले में दिखाया गया है, ठीक है। ये फार्मूला, इस फार्मूले में आर स्क्वायर का आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.8 है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब होता है 80% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडेड इन द मॉडल, ठीक है। ये आर स्क्वायर होगा, के जो लिखा हुआ है के नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल एक डिपेंडेंट है तो तो मैं जल्दी ये जो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये हम एक मैराथन करने लगे हैं जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस और फाइनल करना है। इसका सोल्यूशन के साथ है आज प्रॉब्लम का इसको ब्रीफ अच्छी तरह समझे और क्विकली हमें करना है ताकि हम ये कर लें। अगर कोई रह गया तो उसका आंसर मैंने इसलिए लिख लिया है कि अगर कोई रह गया तो सोल्यूशन लिखा होगा। एक दफा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, समझ आनी शुरू हो जाएगी, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इसे करता है। अब जल्दी से हम बार बार जो है मेरा पहले रिकॉर्डिंग आपसे स्टार्ट करें, इसलिए अगर डिलीट करना है सर इसे वो करे फिर मैं नहीं ताकि ये जो है ना कोई पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, इधर लगा रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह करे इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिले, यानी आपको ग्रेड अच्छा आ जाए रिकॉर्डिंग का कोई फ़ायदा हो। अच्छा चलें ये पढ़ें, ये पहला अब शुरू से मैं देखूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ और आर स्क्वायर के दरमियान रिलेशनशिप बताएं कैसे होता है, ये इस फार्मूले से आप लिख के बता देंगे। और अगर आपको वैल्यूज गिवन है एग्जाम में तो आर स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, के को आप तलाश करेंगे के कितने हैं, वो बताया गया होगा कि कितने वेरिएबल मॉडल है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, 5 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, तो ये 6 वेरिएबल, के की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये एन क्या है, एन सैंपल साइज है इस फार्मूले में। अच्छा आगे पूछा गया है कि एक्सप्लेन दी रैशनल बिहाइंड दिस कनेक्शन, या आर स्क्वायर और एफ के दरमियान ये जो फार्मूला लिखा गया है, ये आर स्क्वायर और एफ आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसका रैशनल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका रैशनल ये है कि जिस तरह हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो एफ टेस्ट को आर स्क्वायर का नल हाइपोथेसिस टेस्ट भी कहते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, कि जब जैसे हम बीटा के ऊपर नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं ना कि बीटा इज इक्वल टू 0, ये इसी तरह आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एफ जो है वो जिस तरह हम लिखते थे बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू, सारों को हम 0 के बराबर रख देते थे। तो एफ टेस्ट जो है बेसिकली ये आर स्क्वायर का भी नल टेस्ट होता है। ये रैशनल है, ये याद रखना है, इसलिए इसके दरमियान ये रिलेशनशिप है। यानी अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता है एफ, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, आर स्क्वायर वैल्यूएबल है। और आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन मैंने पहले बता दी, दोबारा बता देता हूं कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 0 और 1 के दरमियान, अगर ये सपोज 0.75 आ जाता है तो 0.75 का मतलब ये होगा कि ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इसको कहते हैं ना, 0.75 का मतलब ये होगा कि 75% ऑफ द वेरिएशन in the dependent variable has been explained by all the independent variables considered या included in this model। ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, बी पार्ट है आइडेंटिफाई द वेरिएबल। कोई चीज़ आपकी मिस नहीं हो रही, रिकॉर्ड हो रही है,
इसलिए अगर आप रिकॉर्डिंग को डिले ना करवाएं और उसको स्मूथ चलने दें। आगे है आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट एग्जिबिट मल्टीकोलिनियरिटी एंड एक्सप्लेन द बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन। ये जो टेबल 1 से लेकर 4 तक ये पूरा मॉडल दिया गया है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो कोलिनियरिटी शो कर रहे हैं। आखिरी 2 कॉलम टेबल नंबर 3 के देख लें, इसमें टॉलरेंस लेवल है और VIF है, ठीक है। और VIF की मैंने बताया था टॉलरेंस लेवल 10% और VIF यानी 5। कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, कुछ रिसर्चर कहते हैं कि नहीं, VIF 10 या उससे ज़्यादा हो तो फिर कोलिनियरिटी सीरियस है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब हम कहते हैं कि कोलिनियरिटी मॉडरेट टू सीरियस लेवल, तो इसका मतलब है VIF 5 से बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब VIF 5 से बढ़ना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कोलिनियरिटी लीड्स फ्रॉम मॉडरेट लेवल टू द हायर लेवल, सीरियस लेवल, ठीक है। अब हम इस सवाल ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स जो कोलिनियरिटी शो करते हैं। इनमें से वेरी क्विकली आप टेबल 3 को देखेंगे जहां पे कोलिनियरिटी के इंडिकेटर डिस्कस हुए हैं, VIF है, टॉलरेंस लेवल, और तो कहीं नहीं जिक्र किया हुआ। अभी टेबल 3 को देखें तो आप जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सामने वैल्यू VIF की 5 से ज़्यादा है तो आप कहें कि ये इसमें से कौन सा है सिवाय विड्थ के, और फिर आखिरी 2 फ्यूल कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के, इनकी वैल्यू 5 से कम है, बाकियों की वैल्यू 5 से ज़्यादा। हम कहेंगे कि प्रोबेबली सर्टेनिटी के साथ नहीं, इसलिए कि VIF एक क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ VIF being greater than 5, the variables like resale value, price in thousands, engine size, horsepower of the गाड़ी या कार, और व्हील बेस, ये वो, इसी तरह एक और है लेंथ, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से कोलिनियरिटी हमें नज़र आ रही है। वी यूज द क्राइटेरिया ऑफ VIF बीइंग इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, बाकी क्योंकि लेस देन 5 है तो हम नहीं। तो ये तो आ गया। अब इन्हीं का टॉलरेंस लेवल, दोनों में से किसी एक को देख रहे हैं, इसलिए कि टॉलरेंस लेवल होता है 1/CIF। दोनों में से किसी एक को देख लें, अगर वो 5 है तो 1/5 कितना होगा, 0.1 आ जाएगा ना। 1/5 क्या होगा, 0.1, सॉरी 5 2 10, 20 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो 5 के क्राइटेरिया के मुताबिक टॉलरेंस लेवल मिनिमम 20% होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ रिसर्चर कहते हैं कि 10 सीरियस, 10 जैसे, तो आप दोनों लिखें, इफ वी फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ VIF ग्रेटर देन 10, उसके मुताबिक कौन कौन से होंगे, उसके मुताबिक ये पहला 4 ईयर रीसेल वैल्यू, दूसरा प्राइस इन थाउजेंड्स और हॉर्स पावर, सिर्फ ये वेरिएबल्स होंगे विच आर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कोलिनियरिटी, स्ट्रॉन्ग कोलिनियरिटी, ठीक है, बाकी की वजह से नहीं होगी। 5 के क्राइटेरिया यूज करेंगे तो ज़्यादा, 10 का क्राइटेरिया यूज करेंगे तो कम वेरिएबल कोलिनियरिटी शो कर रहे हैं, 3 सिर्फ। आगे चलें, इसी में अगर आप ये है ना कि एक्सप्लेन द बेसिस फॉर दिस डिटर्मिनेशन, बेसिस क्या है, यानी VIF तो बता दिया, अब बेस ये है कि हमने एक बेस यूज की क्राइटेरिया VIF ग्रेटर देन 5, दूसरा क्राइटेरिया यूज किया VIF ग्रेटर देन 10, तो ये बेस बना दी। क्योंकि कुछ कहते हैं कि इसको बेस समझें, कुछ कहते हैं कि 10 को बेस समझें, दोनों समझा दिए। अब आगे चलें, ये नीचे ये कैलकुलेशन मैंने करके ये जवाब भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से भी लिख दे, आपकी कोई चीज़ मिस नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये जवाब लिखा हुआ भी है साथ साथ। सी पार्ट देखें, इनमरेट द 2 पोटेंशियल काजेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी एविडेंट इन दीज फाइंडिंग्स। ये जो रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं और ऊपर पैराग्राफ जो बताया गया है,
तो ये समझाना है कि इसकी पोटेंशियल काजेस क्या हो सकते हैं कोलिनियरिटी की। बहुत सारी काजेस हमने पढ़ी थी, तो इसमें जो मेजर काज नज़र आ रही है पोटेंशियल काज, वो ये है क्योंकि एक ही गाड़ी की आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसकी स्पेक्स इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, तो उनके अंदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं दोनों। गाड़ी पूरी मूव करती है, गाड़ी पूरी की वैल्यू होती है, कैपेसिटी, इंजन साइज, व्हील बेस, ये सारे एक ही गाड़ी के डिफरेंट स्पेक्स हैं, तो नेचुरली इनके अंदर कोलिनियरिटी हो सकती है। ठीक है। दूसरी जो है वो एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको पता है कोलिनियरिटी उस वक्त ज़्यादा होती है जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स इन वेरी लिमिटेड एरिया, वेरी लिमिटेड रीजन के अंदर। सैंपल साइज की वजह से भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल रीज़न बतानी। उसके बाद जल्दी से आ जाएं सी पार्ट में। अच्छा, ये सी तो हो गया। डी पार्ट में assess whether there is any discernible impact of multicollinearity in the results and elucidate how it manifests। बताना है कि इसका कोई इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, कोई इंडिकेटर है कि जिससे आपको इसका कोई इम्पैक्ट, कोलिनियरिटी के बैड इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए फिर हम वो फैक्टर एनालिसिस वगैरह वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कहाँ नज़र आ रहा है? इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स बिकम इनसिग्निफिकेंट। वजह क्योंकि पी वैल्यू इनकी आपको नज़र आ रही है ग्रेटर दैन 5, तो कोलिनियरिटी की वजह से ये पॉसिबल है कि टी स्टैट्स जो है वो इनसिग्निफिकेंट शो हो जाते हैं, लेकिन एफ स्टैट सिग्निफिकेंट रहता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें जब आती हैं, कोलिनियरिटी प्रेजेंट हो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है। तो इसके अलावा बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वी आई एफ आर स्क्वायर ऑक्सिलरी रिग्रेशन मैंने समझाया था कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बारी बारी बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रिग्रेस करते हैं तो उनका जो आर स्क्वायर आता है वो ओरिजिनल मॉडल के आर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो इन दिस केस यानी आर स्क्वायर ऑफ द ऑक्सिलरी रिग्रेशन इन ईच केस एक्सीड्स in value the R square of the original model. So if auxiliary regression's R square is greater than the R square of the original regression, that clearly indicates the impact of collinearity. ये नहीं होना चाहिए लेकिन हमें है। मैंने यहाँ इसको कहीं कैलकुलेट करके आगे दिखाया है। जब अगर आप निकालना चाहें आर स्क्वायर तो इसका तरीका ये है, फार्मूला लिख लें। वी आई एफ गिवन है 1/1 माइनस आर स्क्वायर। क्या बात है, ज़बरदस्त। उसको सॉल्व करें, ऑक्सिलरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर हर जगह निकल आएगा। तो ओरिजिनल मॉडल का आर स्क्वायर गिवन है, कहाँ पे गिवन है? टेबल 1 के अंदर गिवन है, देखें 0.28। इन सब का आर स्क्वायर जो है वो 0.28 से ज़्यादा आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोलिनियरिटी होगी तो ये इम्पैक्ट की वजह से ये हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ख़त्म हो गया। आगे चले, डी पार्ट है असेस वेदर देयर इज एन। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एक जो सॉरी मैं टेबल नंबर 3 के नीचे है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, ये मैं डिस्कस करना भूल गया। इसमें VIF कोई बहुत साउंड क्राइटेरिया नहीं है कोलिनियरिटी चेक करने का। तो बेहतर तरीका कौन सा है? कंडीशनल इंडेक्स CI। वेरियंस प्रोपोर्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। अगर वेरियंस प्रोपोर्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रो के अंदर if the pair, any pair's value is exceeding 50%, तो वो those two independent variables will be collinear। इनमें से आप देखें कौन कौन से, जल्दी से देख लें, आपको नजर आ जाएगा। ये हाँ, नंबर 3, 3, 4, 5, 6। नहीं इस तरह नहीं, एक नहीं, एक रो में देखेंगे। सर ये 6 है।
एक 6 करने पक्का सर। सर फिफ्थ वाली में और उसके अलावा सर 6 5 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 6 भी है। अच्छा, अब 5 6 तो आपने बता दिया, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। जी जी। ये रो है, फिफ्थ रो में आप ऊपर देखें कि कौन से नाम वेरिएबल, क्या है? उनके नाम बताने हैं। उनके नाम बताओ। ये मैंने उधर मेंशन किया हुआ है जवाब में। ऐसी है सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए फटाफट। सर इसमें 3 से हो रही है। यार वो देख लें, बाद में देख लें, नहीं है। क्राइटेरिया बता दिया, आप बाद में देख लें, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ, वो देख ले आप, जो भी आपको। सर इन दो की वजह से हो रही है। ये ऑथेंटिक होगा। ये अनथेंटिक है साले यूं वो जो 10 वाला है ना, वो जो 10 क्राइटेरिया वीआईएफ का, तो उसकी वजह ये होती है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे को शेडो कर रहे होते हैं, यहाँ पे उस शेडो को कंट्रोल किया होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। What does the term arch effect signify? Explain its significance in the context of time series data. देखें, जब टाइम सीरीज डाटा होता है, हमने हेट्रोसेक्डास्टिसिटी पढ़ा है, जब टाइम सीरीज डाटा होता है तो उसके अंदर जो हेट्रोसेक्डास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, उसको दैट इज नोन एज कंडीशनल हेट्रोसेक्डास्टिसिटी। एंड द फार्मूला or the method which is used to detect heteroscedasticity in case of time series model, that is known as ARCH. ARCH is an abbreviation of autoregressive conditional heteroscedasticity. ऑटोरिग्रेसिव क्यों? क्योंकि जो वेरिएंस है उस वो अपनी ही प्रीवियस वैल्यू से इफेक्ट ले रहा होता है, इसलिए इसको ऑटोरिग्रेसिव कहते हैं। अपनी ही प्रीवियस वैल्यू से, अपनी ही लैग वैल्यू से इफेक्ट ले रहा है, ऑटो रिग्रेसिव हो गया। कंडीशनल हेट्रोसिग्रासिटी क्यों कहते हैं? कंडीशनल अपॉन द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है रिगार्डिंग द इंटरलिंकेज ऑफ द लैग वैल्यू एंड द करंट वैल्यू, कोई और इंफॉर्मेशन वगैरह उसकी बेस पे जो वेरिएंस वेरी कर रहा है, वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज नोन एज हेट्रोसिग्रासिटी। होमोसिग्रासिटी क्या होता है? व्हेन वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप मूव करेंगे तो उसकी जो वेरिएशन है डीवी की, वो उसका स्प्रेड सेम होता है, ठीक है, उसको होमो कहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जब हेट्रो हो। क्या प्रॉब्लम होते हैं? रिजल्ट्स अनबायस्ड हो जाते हैं। अब आपके जो जो टी टेस्ट, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होते हैं ना, टी की कैलकुलेशन में, एफ की कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, इसलिए वो रिलायबल नहीं। अब इसका ये मैंने बड़ी डिटेल से इसका आगे, इसमें से कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि आपको पीएचडी लेवल पे हमने पूरी डिटेल आपको बतानी होती है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर आ जाता है, आगे उसकी डिटेल है, कंडीशनल का क्या मतलब होता है, हेट्रोसेग्रासिटी का क्या मतलब होता है, ये सिर्फ आंसर को डिटेल में समझने के लिए है, ठीक हो गया, ताकि आप यहाँ आपको दोबारा ना बताना पड़े कि, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 935 इंडिविजुअल का ये डेटा है, इसको हम अब बाद में करते हैं, या कर लें, मेरा ख्याल साथ साथ करते हैं, मेरा ख्याल रह ना जाए, कर ही ले। अच्छा, अब ये इसको मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, आप खुद पढ़ें ताकि आपके जहन में बैठे, मैं बताऊंगा, कोई किसी की कंसंट्रेशन होगी नहीं होगी। ये पैराग्राफ गौर से पढ़ लें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ।
डन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये HR मार्केटिंग की डोमेन के क्वेश्चन हैं, अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ HR और मार्केटिंग में, ये सोशल साइंसेज में, फाइनेंस में भी है, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिहेवियरल फाइनेंस, उसमें इस किस्म की ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कभी आपको इससे वास्ता पड़ेगा जब आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे न, उस वक्त। अच्छा, अब ज़रा देख लें, ये एक सर्वे डाटा है, सैम्पल साइज इज़ 935 और ये 15 डेज सैलरी के बारे में पूछा गया है एंड दैट सैलरी हैज़ बीन कन्वर्टेड टू $। और फैक्टर्स क्या पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी से पूछा है कि हाउ मच ही और शी इज़ अर्निंग, अगर कोई 15 दिन में क्यों कन्वर्ट किया गया, अगर कोई कुछ लोग थे जो डेली वेजेस पे थे, कुछ लोग थे जो ऑनलाइन कमा रहे थे, तो वो कन्वर्जन, ये इसी तरह ही रिसर्च होती है, आपको पता है, हम उसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न के ऊपर लेके आते हैं, वेरिएबल को एक मेजरेबल फॉर्म में, एक ही क्राइटेरिया के ऊपर। अगर किसी की कोई आज कमा रहा है, आगे उसको एक हफ्ते बाद कुछ अर्निंग मिलनी है, तो हमने उसके 15 दिन कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकाल ली कि 15 दिन में ऑन दी एवरेज इतनी अर्निंग उसकी होती है। अगर उसको साल के बाद मिल रही है, देहातों में बहुत सारे हैं जिनको सीजनल अर्निंग होती है, उसको भी 15 दिन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद 2 वीक्स सैलरी। तो ये इसकी लॉजिक है। अब इसमें इज़ देयर एनी रोल ऑफ एजुकेशन, ये सारे वेरिएबल जो डिफाइन किए गए हैं, एजुकेशन, इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन दी अर्निंग, यस नो, ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते until unless we know different levels of education। तो इसलिए इसकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं कि कुछ लोग प्राइमरी में है, कोई सेकेंडरी में है, कोई BS में है, सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी भी शामिल है, OA लेवल्स दोनों, या FSC या प्री, जो भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, सारा BS ग्रेजुएशन और MSc इसी तरह। तो ये डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी का डिफरेंट इफेक्ट है। अब यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी जब आप पूछ लेते हैं तो वो आप टिक कर रहे होते हैं, प्राइमरी है जी, टिक कर लिया, आपने सर्वे किया होगा। अच्छा, उसके बाद जब उसका इस तरह से साइंटिफिक एनालिसिस करना होता है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, तो देन वी अप्लाई कोडिंग स्कीम कि अगर एक बंदा एजुकेशन कैटेगरी 1 में है तो हम कहते हैं यस ये इसमें है, बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए, 0 कर दिया हमने। अगर एक बंदा MSc किया हुआ है, उसने वो उसके जो है ना, उसके सामने चेक बॉक्स में हमने यस लिख दिया या 1 लिख दिया, बाकी सारी कैटेगरी से वो एक्सक्लूड हो गया, 0 लगा दिया। तो इसको कहते हैं हम बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। बाइनरी कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियरली डिफरेंशिएट द इफेक्ट ऑफ educational categories on the salary earning. For example, you can clearly tell if the person, for example, would have been in the higher education category, so how his or her earning would have been different from the other categories. Yeah, how his or her earning, 15 days earning is different from that of the other educational categories। तो ये क्लियर एक डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। जितनी आप कोडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, उतना आपको रिजल्ट सिग्निफिकेंट और एक क्लियर डिसीजन के साथ, क्लैरिटी के साथ आप बता सकेंगे कि हायर एजुकेशन का फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, BS के मुकाबले में कितना है, BS प्राइमरी के मुकाबले में कितना। तो ये कंपैरिजन आप सिर्फ और सिर्फ कोडिंग से कर सकते हैं। अदरवाइज आप जोर लगा के जितना मर्जी लिखते जाएंगे, वो ये साइंटिफिक तरीका नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए तो ये इसकी बैकग्राउंड है। इसी तरह मेल फीमेल आमतौर पे कहा जाता है कि जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। अगर इसको एनालाइज करना है तो आपने कोडिंग करेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा। इसी तरह अगर IQ
एट द टाइम ऑफ इंडक्शन IQ टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं, तो IQ स्कोर इंडेक्स बनाया जाता है। इसी तरह EQ होता है आपके HRM में, जो है वो EQ भी कैलकुलेट होता है, इमोशनल जो क्वोशेंट होता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह उसका भी स्कोर, तो इंटेलिजेंस के बहुत सारे तरीके हैं, इंडेक्स बनता है। तो जिसका IQ लेवल ज़्यादा है, क्या उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, क्या अर्निंग ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, इस चीज़ को एनालाइज करना है तो हम स्कोर ही रखते हैं, इसको 0-1 नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ से वहाँ तक हम मूव करें तो एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी IQ टेस्ट में, तो इसलिए 0-1 नहीं कर सकते यहाँ पे, तो क्योंकि हर एक का स्कोर इम्पॉर्टेंट है, तो उसको उसके लिए यहाँ पे स्कोरिंग नहीं है। तो बहरहाल फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है, ये मेरी अपनी सारी कैलकुलेशन है, ये आज की नहीं है, ये चेंज होती रहती है, हर साल कोई ना कोई इसमें चीज़ ऐड करके हम डालते रहते हैं। अच्छा, फिर ये ज़हन में सवाल है कि अच्छा मेल है फीमेल है, IQ स्कोर इसका भी सपोज 76 है 100 में से, दूसरे का भी 76 है, हो सकता है, तो क्या मेल इस स्कोर के साथ ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या फीमेल कर रही है, ये एनालिसिस कैसे होगा, ये भी इसमें करके दिखाया गया है। इसी तरह एजुकेशनल कैटेगरी है, मेल है MSc की या फीमेल है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, ये सारे एनालिसिस की चीज़ें हैं इस तरह की, ये PhD लेवल पे या रिसर्च जो पब्लिशेबल रिसर्च होती है इम्पैक्ट फैक्टर के लिए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये पूरा मॉडल इस तरह से कंस्ट्रक्ट, मैं आपको इसके रिजल्ट्स निकल आते हैं, पहले तो इसमें जो चीज़ समझनी है वो ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि IQ मेल फीमेल का अगर सेम है तो क्या मेल और फीमेल की अर्निंग भी सेम होगी, ये हमने, लेकिन हम यूं तो नहीं कर सकते ना जब तक साइंटिफिकली प्रूव ना करें ठीक है ना, आपको क्या पता कहाँ का क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है, नहीं पता। हाँ नहीं पता तो ये जो है ना, हमने तो अपनी डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशन में हमने देखा है, तो खैर वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। एंड पे ये अनवर अली साहब सवाल पूछते होते हैं ना, एंड पे जनरल नॉलेज का, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा खैर, तो ये जब हमने ये देखना हो, मैं आपको आसान तरीका बताऊं कि IQ सेम हो मेल फीमेल, IQ सेम है एजुकेशन डिफरेंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है। इसको आसान तरीका ये होता है कि आप दो वेरिएबल्स को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे IQ का वेरिएबल और जेंडर का, इनको मल्टीप्लाई कर, ये जो मॉडरेशन हम रट्टा लगाते हैं, इसको मॉडरेशन कहते हैं, समझ आइए, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में, जी बिल्कुल, ये मॉडरेशन होती है। तो क्या IQ मॉडरेट कर रहा है या जेंडर मॉडरेट कर रहा है, इफ वी आर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड अर्निंग, तो क्या जेंडर मॉडरेट करता है, तो जो मॉडरेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस वेरिएबल के साथ, इतना जना वो जो ना वो कहते हैं कि एक लौंग गवाच आया तो धूम मची है, तो वो ये मॉडरेशन HR वालों ने एक जो पता नहीं सीखा है, तो पता नहीं दुनिया को सर पे उठा, ये 50s से हम ये काम इकोनॉमिस्ट हैं ये करते आते हैं, मल्टीप्लाई करके जब देखते हैं तो उसको मॉडरेशन ही कहते हैं। जी आप मोटिवेशन बता रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन में देखिए सर, आपने खुद लिखा नीचे, सॉरी कि रिकॉर्डिंग है, the values of coefficient cannot be in order to towards the dummy variable class। अब आपका जेंडर भी 0-1 से मैच हुआ सर, आपका वो एक अलग इश्यू है, मैं बताता हूँ आपको, अब अभी वो कोडिंग 0-1-0-1 इंटरेक्शन टर्म में कोलिनैरिटी नहीं आ जाएगी? नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो इसमें सवाल भी पूछा गया, मैंने उसका जवाब लिखा हुआ है वो इसमें एड्रेस हुआ है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, अब ये मॉडरेशन की समझ आ गई। अच्छा, फिर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग कि मॉडरेटर जो है वो कोडेड वेरिएबल हो, यानी 1 0 1 2 3 1 2 3 4 या कंटिन्यूस वेरिएबल हो, जैसे IQ है,
IQ तो स्कोर है कंटिन्यूस, स्कोरिंग है। आपका स्कोर आता है जी 0.75 आउट ऑफ 1, अब 0.75 कंटिन्यूस वेरिएबल। तो क्या ये मॉडरेटर हो सकता है? बताएं। मॉडरेटर हो सकता है, कंटिन्यूस वेरिएबल मॉडरेटर हो सकता है? हो सकता है। हाँ, जबरदस्ती उठा के बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। मॉडरेटर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ ये है कि जिसको इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आती है जब आप कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यूज फिर चेंज नहीं होती, उसमें फिर आप प्रॉपर कोड कर लेते हैं 0 1 कि हम मसलन रीजन है, रीजन की कोडिंग है, जेंडर है मेल फीमेल कोडिंग है, वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोल। इसी तरह फर्म स्पेसिफिक वेरिएबल आप डालते हैं, उनके कोई नाम रख के कोड करके, तो वो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होते। नाम तो अब एक कंपनी है जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में है तो उसे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर ही है ना, वो तो उसका कोई कोड आप रख देंगे, चेंज नहीं होगी। इसे प्रोविंसेस मैंने बताया, इसी तरह रूरल अर्बन है, ये फिक्स वेरिएबल है, जी जी। ये कंट्रोलिंग वेरिएबल है, ठीक है। अब आप आ जाए सवाल जवाब जी। पार्ट ए है इलेबोरेट the influence of education, IQ, gender and region on the determination of 15 days average salary। एवरेज सैलरी क्यों कहा गया है? इसलिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जब भी हम बात करते हैं वी यूज द वर्ड रिग्रेशन में ऑन द एवरेज, ऑन द एवरेज। IV का इतना इफेक्ट है ऑन द एवरेज, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि वो कंडीशनल मीन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मीन है एवरेज है वो कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक। अब आ जाएं इसके, तो क्या है इसका क्या इफेक्ट है ये हम रिजल्ट्स में देखेंगे। मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है पूरे, ये रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है, ये इसी पेज पे 3 पे आंसर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये इंटरप्रिटेशन सारी हर एक की अलग अलग करके बताया गया है। अर्बन, मेल, एजुकेशन कैटेगरी, IQ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, और एक एक लाइन का आगे इंटरप्रिटेशन भी बता दी गई है। मिसाल के तौर पर मैं एक पार्ट देता हूँ ताकि आपको मैं फिर, ताकि आप जब टेबल को देखें, हम इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है मेल के नीचे आप आ जाए, नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे मेल मिल गया है, हेडिंग है। कोफिशिएंट की वैल्यू है, टी स्टैट्स की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी है। ये तीनों को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेल का कोड 1 है, ठीक है ना, मेल का कोड 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द एवरेज मेल आर अर्निंग हायर दैन फीमेल, या मेल्स 15 days एवरेज सैलरी is significantly higher than that of female। क्यों हम कह रहे हैं significantly higher? Because T is more than 2। अगर उसको 2 ना भी दें तो प्रोबेबिलिटी भी मैंने साथ लिख दी है 5% से कम है, 5% से कम सिग्निफिकेंट, यानी मेल की सैलरी कोफिशिएंट बता रहा है 596, तो इसका मतलब यह है कि ये $596 हायर दैन दैट ऑफ फीमेल। ये बात अगर आप कोडिंग ना करें तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट नंबर कि एवरेज सैलरी फीमेल की $596 कम है। अगर आप ये ना करें, डमी कोडिंग ना की हुई, तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके बाद फिर मैं इंटरप्रिटेशन में, बीइंग मेल इज एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द 15 days सैलरी, द हाई टी स्टैट्स एंड लो पी वैल्यू सजेस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। एक लाइन में उसका वो जो मैंने अभी बताया वो लिख दिया है। आगे एजुकेशन कैटेगरी 1 2 3 4, ये भी ऑल हैव सिग्निफिकेंट टी स्टैट्स। इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन लेवल्स आर एसोसिएटेड विद हायर 15 days सैलरीज। ये हम क्यों कह रहे हैं? अगर आप टेबल में रिजल्ट देखेंगे तो ये जो एजुकेशन कैटेगरी 4 है ना, हाँ एजुकेशन 4 है, पॉजिटिव साइन है उसके साथ। रिजल्ट्स को देखें जरा, 3.5 3.4 ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है। जी जी।
ये आप देखने, ये एजुकेशन 124 सॉरी ये 443 428 ये सारे पॉजिटिव में हैं, ठीक है। जी जी। अब इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी है। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब ये है कि एजुकेशन एड्स वैल्यू टू योर अर्निंग, पॉजिटिव साइन का ये मतलब। अब सवाल यह है कि क्या हर एजुकेशन बराबर ऐड करती है? ऐसा नहीं। आप देखेंगे जिसका कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा वो एजुकेशन लेवल इस सोसाइटी जहाँ से ये सर्वे किया गया है पंजाब से, वो ज़्यादा किसके बराबर ज़्यादा है? सर सेकेंडरी वालों का और ये बीएससी वालों का 450 एजुकेशन कैटेगरी 3 3 एंड 2 का। यानी पंजाब के अंदर ग्रेजुएशन लेवल एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन करके बिजनेस में आ जाएं, कमाएं, आप ज़्यादा कमा सकते हैं। ये यहाँ से कंक्लूजन जो है जी जी। आयत है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट है एजुकेशन कैटेगरी 4, तकरीबन बराबर है, कोई खास फर्क नहीं है। नहीं 2 है, 1 नहीं है। 1 है एजुकेशन में सर 3.1। सॉरी 443। तो इसका मतलब यह है कि अगर अनपढ़ भी रह जाएं तो तब भी पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा कम सर यहाँ पे इधर ज़्यादा 3.5। ठीक। अच्छा सर ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, ये जो असल पॉइंट है जो फेल करवा सकता है। यहाँ तो चारों कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं 1 2 3 4। जब सारी कैटेगरीज इंक्लूड हो तो ये हर एक की एवरेज सैलरी निकल आती है ऑटोमेटिकली जब रिग्रेशन इस तरह से एस्टिमेट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये $442 ये एवरेज सैलरी है 15 डेज की एजुकेशन कैटेगरी 4 की, इसी तरह 450 है। ये एक्चुअल एवरेज अर्निंग है। अगर मेरी बात को गौर से सारी कैटेगरीज इंक्लूड कर दें, अलग-अलग कंपैरिजन कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्चुअल अर्निंग एवरेज अर्निंग निकल आती है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कैटेगरी ड्रॉप करके फिर एस्टिमेट करेंगे, जो ड्रॉप करेंगे वो उसकी रिप्रेजेंटेशन चली जाएगी इंटरसेप्ट में। इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, इसमें देखें इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए हर कैटेगरी खुद अपनी ही वैल्यू बता रही है, ठीक है। इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एजुकेशन कैटेगरी की एवरेज सैलरी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसी तरह IQ का है, वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। हम टाइम बचाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक जगह पूछा गया है कि पार्ट बी में कि assess the presence of dummy variable trap in the model, provide reasons for your conclusion। डमी वेरिएबल ट्रैप है क्या? पहले डमी वेरिएबल किसे कहते हैं? ये जो हम 0 1 कोडिंग करते हैं ना, इनको कहते हैं डमी वेरिएबल, ठीक है। मैंने ये शुरू में ऊपर लिखा हुआ है ना कि एजुकेशन कैटेगरी 1 = 1 अदरवाइज 0, ऑल अदर कैटेगरी 0, 2 1 इफ सेकेंडरी 0 अदरवाइज। ये 0 1 कोडिंग है ना, 0 1 0 1 0 1, यह है बाइनरी कोडिंग। आमतौर पे अगर आप रिग्रेशन रन करेंगे, इंटरसेप्ट भी शामिल होगा, तो आपकी एस्टिमेशन सिस्टम नहीं करेगा। जाके ट्राई करके देख लें। मिसाल के तौर पे आपने मेल को 1 फीमेल को 0 कर दिया और फीमेल का भी वेरिएबल डाल दिया कि मेल 1 1 1 फीमेल 0 0 0। अब दोनों वेरिएबल, यानी आपने 4 एजुकेशन कैटेगरी है, चारों कैटेगरीज डाल दी 0 1 करने के बाद, इंटरसेप्ट भी डाल दिया, तो वो आपने सिंगुलर मैट्रिक्स बचपन में पढ़ा होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो क्योंकि ये 1 0 0 0, तो वो रोज और कॉलम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, आपको शुरू में मैंने बीटा कैलकुलेशन का तरीका सिखाया था
उसमें उसकी कैलकुलेशन में ये जो डिटर्मिनेंट है ये फार्मूले में कहीं ना कहीं यूज होता है। अब मैं वापस उधर नहीं लेके जाऊंगा, वो फिर आप सोचते रहेंगे, कहीं ना कहीं यूज होता है। जब वो जीरो यूज होता है तो वो बीटा को भी जीरो कर देगा, तो आपका सिस्टम अनडिफाइन हो जाएगा। इसको कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। तो डमी वेरिएबल ट्रैप इन शॉर्ट क्या है? If you have categorized your variables and you are adding all the categories including intercept in the model, the singular matrix will not let you calculate the beta values. The system becomes undefined, क्योंकि any number divided by 0 is undefined, infinity आ जाएगा ना। आप देखें अभी कैलकुलेटर पे डाल के, तो क्योंकि बीटा कैलकुलेट ही ऐसे होते हैं कि वैल्यूज होती है डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट ही 0 है, तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो वो 0, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो इसको डमी वेरिएबल ट्रैप कहते हैं कि रिसर्चर जो है वो ट्रैप में फंस जाता है एंड ही इज अनएबल टू गेट द वैल्यूज ऑफ बीटा। अब इसके लिए गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि अगर 4 कैटेगोरिकल वेरिएबल है 3 डालें, 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल है 1 डालें, तो फिर बाकी की वैल्यू कहाँ आएगी? इंटरसेप्ट में आएगी। ठीक है, इस मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट नहीं डाला गया है, इसलिए इसकी रिजल्ट निकल आए हैं। अगर इसमें इंटरसेप्ट डाला होता तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब समझ आइए ये। अब डमी वेरिएबल ट्रैप से बचने के 2 तरीके। पहले डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है कि यू आर अनएबल टू एस्टिमेट बीटा बिकॉज ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स। बचने का तरीका क्या है? 2 तरीके। नंबर 1, ड्रॉप वन ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है, एंड इंक्लूड इंटरसेप्ट। नंबर 2, ड्रॉप इंटरसेप्ट, इंक्लूड ऑल द कैटेगरीज। तो आपका सिस्टम अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये इसमें ये किया गया है। अब यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, बी में आंसर में भी लिखी हुई है इसको, क्योंकि वो आंसर फ्लो में लिखा जाता है तो वो उधर शॉर्ट करके लिखा गया। सी पार्ट में आ जाए। वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरी विद इन द प्रोविंस कंसीडरिंग IQ एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि वो कह रहा है अगर हम IQ का स्कोर क्राइटेरिया लें और इंडक्शन कर लें, पंजाब प्रोविंस में बहुत सारे लोग काम करने आए हुए हैं, तो क्या एक IQ वाला जो है वो KP से आया है, क्या हम उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? क्या एक सेम IQ क्वालिफाई करने के बाद एक मतलब पंजाब में आया है और वो मेल है या फीमेल है, तो क्या उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही सैलरी में? इस बात को एनालाइज करने का तरीका मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने आगे इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई भी है, ये मैंने दी हुई है आगे, लेकिन मैं आपको रिजल्ट से डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इन रिजल्ट्स में तलाश करना है कि IQ किस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, स्टार लगा होगा उसके साथ, स्टारिस जो है वो दैट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन। अर्पण के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी, इसके सामने देखें पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि IQ स्कोर चाहे अर्बन वाले का हो या रूरल वाले का हो, दोनों के दरमियान सैलरी का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पंजाब में। ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंट होता, अच्छा IQ का आगे चल के देखें किसी और के साथ मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, क्योंकि रीजनल पूछा गया तो इसलिए अर्बन के साथ। इसी तरह अगर मेल फीमेल का होता तो फिर IQ को हम मेल से मल्टीप्लाई करके फिर एस्टिमेट। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या?
आप भूल जाएं आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है। IQ का स्कोर है वेरिएबल का, ऐसे होता है ना कॉलम में। और रूरल और अर्बन का क्या लिखा हुआ है, कोडिंग की हुई है ना, ये 1 है तो रूरल है, 2 है तो अर्बन है, इस तरह की हुई है। तो दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, IQ मल्टीप्लाई बाई अर्बन, एक और वेरिएबल आ जाएगा, उसको इक्वेशन में डालेंगे तो ये रिजल्ट्स निकलते हैं। भूल जाएं एंड्रयू है फलाना डिगना, ये आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, इसी तरह आगे मैंने पूछा हुआ है कि क्या अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी मेल फीमेल के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। आप देखें मेल को एजुकेशन में कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया गया, उसको इंटरप्रेट करना है आपने। 1 to अच्छा, 3 एजुकेशन 1 प्राइमरी लेवल था ना, इसके सामने देखें सिग्निफिकेंट है, जी सर। हम कहेंगे यस देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द लोअर एजुकेशन कैटेगरी, जो कम पढ़े लिखे हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अच्छा, सवाल ये कि किसको ज़्यादा पे किया जा रहा है, आप इसकी साइन को देखेंगे, माइनस। माइनस है तो मेल एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। Yes. प्राइमरी अगर मेल और फीमेल दोनों, अब बेचारे वो लो स्किल्ड लेबर है ना, तो कहीं तो लोग जो है ना फीमेल को प्रेफर कर देते हैं और मेल बेचारा रुल जाता है। ये रिजल्ट बता रहे मेरे नहीं है पढ़ने हैं? नहीं नहीं, और सस्ती लेबर मिलती है वो रिजल्ट ये बता रहे, वो तो ऊपर मेल का हो गया ना डिस्कस। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि आपने क्वालिफिकेशन रखी है कि जी मैंने इस जॉब के लिए प्राइमरी, मेल फीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फीमेल आती हैं उनको आप पैसे ज़्यादा देते हैं, कुछ पैसे ज़्यादा ऑफर करते हैं। मेल आते हैं आप कहते हैं हाँ भाई कितने क्लासा पढ़े हैं जी, 5 जी, 5 जमाता पास। अच्छा ठीक है, वो ठीक है आ जाओ, ठीक है 5,000 सैलरी है लेकिन आपको 4.5 मिलेगी। यहाँ ये मामला है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सर। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बेस पे बात कर रहा था कि हमारे एरिया हाँ। में इसका उल्ट हो। वो है जब आप ये चीज़ें कंपेयर ना कर रहे हो, जब दो वेरिएबल को एक साथ देख रहे हो ना, जिसको हम कहते हैं मॉडरेशन, वो ऊपर आ तो यहाँ पे बिल्कुल ये जेंडर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडरेटर है एजुकेशन के दरमियान। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में देखिए सिग्निफिकेंट, जी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि उससे हायर एजुकेशन में यानी हायर सेकेंडरी स्कूल वालों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है फीमेल को। अच्छा, तीसरी में भी यही हालात है, यही है। तो ये तो पंजाब में इन फेवर ऑफ फीमेल अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? पढ़ा लिखा पंजाब में, तो ये एक लिहाज से अब ये यहाँ से डिबेट शुरू होती है रिसर्च में। हाँ, ये बेचारियां दे रहे हैं। नहीं बेचारियाँ नहीं, वो ये देखा जाता है कि आखिर क्यों पे ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कुछ और फैक्टर्स होंगे। Sickness होती है, job नहीं करने देते। नहीं 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 यार, आप किधर चले जाते हैं, आप स्ट्रॉन्ग रीजन को, रिसर्च के रीजन को देखें, आप इधर उधर घूमना फिर। इसकी कई रीजंस हो सकती हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, इधर उधर फजूल उनके पास चाय गप्पे फजूल कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं होता। और ख़ास तौर पे जहाँ पे जेंडर मिक्सअप है तो फीमेल अवॉइड करती हैं कि काम के टाइम पे फजूल किसी की बात का जवाब भी दें और साथ बैठ के चाय भी पी लें। ऐसा ये हम देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, हर जगह है। एक्सपेक्टेशन मतलब ये भी एक फैक्टर है ना कि मेल जो है वो विलिंगनेस है उसकी इसमें भी काम करने की, शायद फीमेल की विलिंगनेस ना हो। बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं, क्योंकि हमने ख़त्म करना है ज़रा, आप बाकी रीज़न मैंने एक इशारा दे दिया कि आप समझ सकें। अच्छा, इसी तरह ये सारा इसका इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है जब हम क्वालिटेटिव
वेरिएबल को क्वांटिफाई करते हैं, जैसे एजुकेशन था हमने इसको क्वांटिफाई किया थ्रू कोडिंग, जेंडर था हमने क्वांटिफाई किया थ्रू कोडिंग 1-0 कोड लगा के। तो ये इस तरह से ये हो सकता है, ये अक्रॉस ऑल दी डिसिप्लिन, वेदर इट इज सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, आपका HR में है, आपके किसी में है, ये एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक तरीका है एनालाइज करने का। आगे ये हो गया ओवरऑल। आगे मैंने इसकी कहीं समरी भी एक पैराग्राफ लिखा होगा, ओवरऑल इसका क्या है ये ओवरऑल इसमें ये पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। तो बाकी वो नॉर्मल है कि आर स्क्वायर क्या शो कर रहा है 0.48, वो तो पढ़ा हुआ है आपने। जी सर। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आर स्क्वायर का क्या मतलब, उस पर टाइम लगाने की वजह से डर्बन वाटसन मैंने नहीं पढ़ाया आपको। डर्बन वाटसन वैसे कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन को शो करता है। वैसे समझा देता हूँ, अगर डर्बन वाटसन की वैल्यू ये इशू आता कहाँ पे है, जिस तरह हमने हेट्रो और मल्टी पढ़ा था, इसी तरह ऑटो कोरिलेशन होता है। ऑटो कोरिलेशन क्या है? ऑटो कोरिलेशन का ट्रू मीनिंग तो यही है कि व्हेन ए वेरिएबल इज टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम इट्स लैग वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, ऑब्वियसली द डेटा शुड बी टाइम सीरीज, ओनली देन दिस कैन हैपन। द करंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन और being determined from its lag value, 2 period lag, 1 period lag, 3 period। जैसे स्टॉक मार्केट जो क्लोजिंग है आज की, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ती है। The other day when market opens, it will definitely take effect from the previous day closing। तो ये इसको हम ऑटो कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे जो डर्बन वाटसन निकलता है, here the number 1 it is a time series issue, time series data issue। Number 2, when we talk about autocorrelation, it is related to mu। When mu, current value of mu is taking effect from previous value, इसका रियल लाइफ में क्या मतलब होगा? म्यू तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि जो स्टॉकेस्टिक फैक्टर्स कल इफेक्ट कर रहे थे मार्केट को, दे परसिस्ट इवन टुडे। जो एक हफ्ता पहले कोई वाकया हुआ था, कुछ फैक्टर्स मार्केट के ऊपर असरअंदाज से, दे आर स्टिल हैंगिंग ओवर, दे आर स्टिल इफेक्टिंग। ठीक है, ये ऑटो कोरिलेशन का ये, हाँ वोलेटिलिटी, म्यू 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 जो है y माइनस वाई हैट। अच्छा, डर्बन वाटसन क्या है? अब डर्बन वाटसन की कौन सी वैल्यू होगी कि ऑटो कोरिलेशन स्ट्रांग होगा, वीक होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? डर्बन वाटसन की वैल्यू इफ इट इज अराउंड 2, मिसाल के तौर पे कोई 1.7, अगर 2 से ज्यादा होगी तो वो नहीं एक मिनट ना, ऐसे मिक्सअप ना करें। 2 एक आइडियल वैल्यू है। इफ डर्बन वाटसन वैल्यू एक्सीड्स 2, थोड़ा बहुत 10%, 2 से ज़्यादा है, 2.2 है, 20% ज़्यादा है, तो ये इग्नोरेबल है। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑटो कोरिलेशन। 2 means zero auto correlation। 2 if डर्बन वाटसन is 2। अब यहाँ पे वो पूरा मैथमेटिक्स है इसके पीछे, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोर्स अगरचे सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मेरा आपके साथ ताल्लुक़ रहेगा। अगर आप भागे, मैं आपको PhD नहीं करने दूंगा आप वैसे ही आपको ज़रूरत भी पड़ती रहेगी, तो इसलिए हम कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे रखा करेंगे। अब ये डर्बन वाटसन अगर लेस देन 2 है तो इसको पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन सीरियसनेस कहाँ पे है? 1.7 से नीचे सीरियस है। 2 मैंने बताया ना, 2 आइडियल है, नो ऑटो कोरिलेशन, 2 नो, डर्बन वाटसन 2 नो। 2 से नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? 1.7 से नीचे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियस, यानी 0 और 1.7 के दरमियान पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एंड सीरियस। अगर 2 से ऊपर है,
इसी तरह जैसे आप नीचे 0.3 कम किया है, इसी तरह 0.3 ऊपर कर लें ऑन द एवरेज। लेकिन 2 से ऊपर नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होती है, 2 से ऊपर नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होती है। अब ये पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन का क्या मतलब है? अगर करंट वैल्यू इफ इट इज टेकिंग पॉजिटिव इफेक्ट तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, इफ इट इज टेकिंग नेगेटिव इफेक्ट यानी कल के जो वाकयात है हमने इन्वेस्टर्स ने लेसन लर्न किया है एंड दे टेक सम डिसीजन टोटली डिफरेंट, तो नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने सीखा है, अपने आप को ठीक किया है। तो 0.50 है, ये परसेंटेज में तो नहीं है ना, ये है नहीं, ये हाँ ये परसेंट में नहीं, ये एक्चुअल होती है, इसका फार्मूला है, सारा कुछ है। वो जो फाइनेंस वाले बच्चे हैं उनको बाद में, क्योंकि असल में इसका एक कोर्स और भी है, वो प्योर फाइनेंस वालों के लिए है, तो इसमें तो सारी चीज़ें नहीं कवर हो सकती। ये तो कोई इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, तो इसको नहीं एक सेमेस्टर में। बहरहाल हम रखेंगे इंशाल्लाह कुछ वर्कशॉप, कोई इस तरह के सेशन फिर, या फिर यह है कि आप कोई एक एक कोर्स और पढ़ लें इलेक्टिव, जिस तरह भी आपकी मर्जी है। तो इसी तरह ये हो गया 4। हाँ, ये पढ़ लें इसको जल्दी से एक नज़र पढ़ लें, फिर इसका आंसर। एक कुछ टेबल 5-6 एक्स्ट्रा उसी टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर मजीद कैलकुलेट किए गए हैं। टेबल मिल गए हैं आपको कि नहीं? 5 और 6 मुझे क्या 6 की टेबल 6 की हेडिंग को पढ़े ना, किस चीज़ के टेस्ट के लिए ये होता है? नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कभी खोल के देखें। उसमें हेट्रो टेस्ट करने के कुछ 6-7 तरीके बताए हुए हैं, उनमें से एक ये भी है। वैसे भी अंडरस्टूड है कि म्यू को रिग्रेस किया गया है, तो हेट्रो होगी ना, इसलिए किया गया ना। तो आंसर मिल गया कि होमोसेक्रासिटी या हेट्रोसेक्रासिटी टेस्ट है। इसको 10 जिस समय मौलाना साहब घर में आते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो वो 10 दफ़ा पढ़ाते हैं। आप इसको 10 दफ़ा पढ़े, हेट्रोसेक्रासिटी सारे गए, सारे पढ़े सारे। यार आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे अगर आपने, तो वो तो मेरा नाम बदनाम होगा ना, वो कहेंगे कि आपको टीचर ने बताया ही नहीं कि ये है क्या। एक जिंदा चीज है सब, रोज मरती है, रोज पैदा होती है। एक लफ्ज जो आज हमने बोलना शुरू कर दिया वो जुबान का हिस्सा है, जो छोड़ दिया वो मर गया मर गया। इन्हें नहीं मरना हुआ तो चले बात, ठीक है आगे, ठीक है नहीं। अच्छा, पार्ट बी देखें। पार्ट बी, इज देयर एनी इंडिकेशन ऑफ a breach of any OLS assumption? जी, वो तो ऊपर बता दिया हेट्रोसेक्रासिटी है, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है? जी बिल्कुल, ये स्टैटिस्टिकल इसमें जो स्टैट एफ स्टैट बताता होता है, इसी जिसमें ये टेबल 6 के अंदर एफ की वैल्यू देखें सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि हेटरोज़ाइगोसिटी कंफर्म हो रही है। जी। सिग्निफिकेंट है, हेटरोज़ाइगोसिटी कंफर्म हो रही है, यानी होमोज़ाइगोसिटी का जो नल हाइपोथेसिस है दैट इज बीइंग रिजेक्टेड। रिजेक्टेड है। क्लियर हो गया? आगे चलें। एफ स्टैट की वैल्यू देखें, सिग्निफिकेंट है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। अच्छा, ग्रेटर देन 4 है ना? हाँ नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी को देख लेना, जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो फिर वो ग्रेटर देन 4 या लेस देन 4 वाली बात खत्म हो जाएगी। 6 है ना? प्रोबेबिलिटी 0.005% से लेस है सिग्निफिकेंट। जी, पार्ट सी, इवेल्युएट द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वायलेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड असम्पशन। ये तो कई प्रोसीजर है, जैसे ये यहाँ पे म्यू हैट को रिग्रेस किया गया है। इसी तरह हम ये मैंने नीचे पार्ट सी की इसकी फर्दर डिटेल भी दी हुई है कि कैसे कैसे करते हैं। ग्राफिकल मेथड है, सारी चीज़ें हमने की थी। ग्राफ बना के आप देखते हैं, प्लॉट करके, स्कैटर प्लॉट करके देखते हैं, आप म्यू हैट को रिग्रेस करके देखते हैं, आप म्यू हैट स्क्वायर को रिग्रेस करके देखते हैं, आप लॉग ऑफ म्यू हैट स्क्वायर को, वो सारे टेस्ट हैं, आर्च टेस्ट है। तो ये सारी ये सारा लिखा हुआ है। पेज नंबर 6 पे ना, ये 7 पे 5 पढ़ते हैं सर इसको। जी आगे क्वेश्चन नंबर 5। नहीं 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 आप प्लीज ना करें, ना करें, ये ठीक हो जाएगा अभी। सही सोच के आपको पढ़ाना है ना। जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें जरा। इंशाल्लाह थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे तो हम कर लेंगे इसको, हैं। ठीक है सर। ये रियल डाटा है, जी सर। इससे कोई अनवर अली साहब इंशाल्लाह जनरल नॉलेज का भी सवाल पूछेंगे, हाँ जरूर। तो आप जरा इसको देखें। आप पढ़ें, मैं 1 मिनट आता हूँ, इसका जवाब भी देखें। जी कौन सा पिज़्ज़ा? ये पिज़्ज़ा है? नहीं नहीं, उनके सामान है उनका। ना ना ना, ये काम ना करें, अभी पहले पढ़ ले वो।